क्या सच में रूलर्स उन्हें वॉर की तरह यूज कर रहे हैं? आगे लीजिया कहता है ऐसे पावर का प्रचार करने का इससे बेहतर तरीका कोई और हो ही नहीं सकता कि उन लोगों के खून का इस्तेमाल किया जाए जिनके पास वो पावर है। और यही कारण है कि रूलर्स ने वॉर के लिए कैदियों का यूज करने का फैसला किया। माना की तकदीर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माना दुनिया को मजबूत बनाता है, इसलिए वो रूलर्स ऐसी दुनिया बनाने का प्लान कर रहे हैं जो वॉर की वजह से डिस्ट्रॉय ना हो। जिनो लेजिया से पूछता है आखिर तुम कैसे वॉर की बात कर रहे हो? लेजिया कहता है मोनार्क और रूलर के बीच में रीमैच। बहुत जल्द तुम्हारी ये दुनिया एक जीवित नर्क में बदल जाएगी। ये सुन के जिन्नू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेजिया आगे बताता है समय बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही हमारी इस मीटिंग के बाद मोनार्क और रूलर्स तक पहुंच जाएगी तो वो ऐसे ही खड़े रह के शांति से ये सब नहीं देखेंगे, बल्कि रूलर्स को तो इसके बारे में पता भी चल चुका होगा। ये सब सुनने के बाद जिन्नू लेजिया से कहता है तुम तो ऐसे बोले जा रहे हो कि वो बस मुझे ही पकड़ना चाहते हैं, या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों? लेजिया कहता है तुम्हें सच में कुछ भी पता नहीं है ना? जो पावर तुम्हारे पास है वो वास्तव में तुम्हारी है ही नहीं, बल्कि ऐसी पावर तुम्हें दे दी गई है। इसका मतलब है कि इसके असली ओनर ने दूसरे मोनार्क को धोखा दिया है। तुम मोनार्क और रूलर्स इन दोनों के ही दुश्मन बन गए हो। हालांकि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे साइड से फाइट करूंगा, तो क्या तुम अभी भी मेरी मदद नहीं करोगे? जिनो उसे कहता है अगर तुम मेरे बस साइड में रहना चाहते हो तो ये अच्छा नहीं है कि तुम मेरे शैडो सोल्जर्स में से एक बन जाओ। जिनो के अंदर के एक प्रेजेंस को देख के लेजिया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है वो क्या था? एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे देखा। आगे वो जिनो से कहता है मोनार्क और रूलर्स की बॉडी एस्ट्रल होती है, वो मरने के बाद खत्म हो जाती है, इसलिए वो शैडोज में नहीं बदल सकते। इसलिए मैं भी तुम्हारे शैडोज में से एक नहीं बन सकता। तो क्या अब मैंने तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए इनफ रीजन दे दिए? आगे हम देखते कि जिनो चेन्स को तोड़ने के लिए अपने डैगर्स को निकालने लगता है और वो मन में कहता है मैं सिचुएशन को समझ तो गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मैंने बिल्कुल कुछ न कुछ तो अनदेखा कर दिया होगा। आगे लेजिया जिनो से कहता है मुझे इन चेन से आजाद कर दो। जिनो लेजिया से कहता है तुमने कहा है कि तुम मेरे साइड होंगे। लेजिया कहता है हाँ बिल्कुल। आगे हम देखते कि जिनो दो चेन्स को काट डालता है। आगे लेजिया कहता है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी तुम्हारे उपकार मानूंगा। ये दो मोनार्क के बीच का निष्पक्ष सौदा है। फिर लेजिया अपने मन में कहता है एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे देखा, क्या वो मेरी कोई इमेजिनेशन थी? आगे जिनो लेजिया से कहता है तुम मेरे साइड खड़े हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम ह्यूमैनिटी के साइड खड़े हो? ये सुन के लेजिया कुछ भी नहीं बोलता। जिनो उसे कहता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या ये प्लेज ऑफ ट्रस्ट की वजह से है? जिनो लेजिया के गर्दन पे एक एसेंस स्टोन को देखता है और वो लेजिया से कहता है एसेंस स्टोन जो तुम्हारे गर्दन पे है, जब तक वो तुम्हारे पास है तुम्हें रूलर्स की आवाज सुनाई देंगी। तुम्हें दूसरे बीस्ट की तरह कहा जाएगा कि ह्यूमंस को मार दो। मैंने सही कहा ना? ये सब सुनने के बाद जिनो ने जो लेजिया का एक हाथ चेन से छुड़वाया था उससे वो जिनो पे अटैक कर देता है, लेकिन जिनो उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और उसे कहता है मैं हमारे सौदे को नामंजूरी देता हूँ, तुम बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क हो। हम देखते कि जिनो अपने डैगर से लेजिया को स्टैब कर देता है। आगे वो उससे कहता है तुम तबाही का कारण बन सकते हो। लेजिया जिनो से कहता है नहीं तुम गलत हो, वो तो तुम बनोगे। आगे हम देखते कि लेजिया फाइट बैक करने की पूरी कोशिश करता है पर जिनो उसे बार बार स्टैब करता है। इससे लेजिया की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से खराब हो जाती है। वो जिनो से कहता है ह्यूमंस और बीस्ट की फाइट से ये दुनिया बहुत ही भयानक जंग में बदल जाएगी। मैं प्रे करता हूँ कि तुम जिसे भी बचाने की इच्छा रखते हो वो सारे जंग की आग में जलकर राख हो जाए। जिनो उसे कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आगे जिनो लेजिया के सर को काट डालता है और लेजिया खत्म हो जाता है। सिस्टम जिनो को मैसेज देता है तुमने डंजन के बॉस को हरा दिया है। साथ ही सिस्टम और भी एक मैसेज देता है तुमने 9 मोनार्क में से एक मोनार्क ऑफ बिगनिंग लेजिया को हरा दिया है। लेजिया को हराने के बाद जिनो को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे सिस्टम को भी कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा था। आगे जिनो लेजिया की गर्दन का एसेंस स्टोन को ले लेता है और वो कहता है ये काफी बुरी बात है कि मुझे शैडो सोल्जर नहीं मिला, लेकिन मैं इसे अपने प्राइज के रूप में ले लेता हूँ। आगे हम देखते कि जिनो का लेवल 8 से बढ़ जाता है। पीछे लेजिया की बॉडी खत्म होने लगती है और अभी जिनो का लेवल 122 हो चुका है। आगे हमें अमेरिका में नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड के घर को दिखाते हैं, जहाँ हम देखते कि वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आया है जिसमें मिस सेलर और फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर के डेप्यूटी डायरेक्टर है। वो यहाँ पे क्रिस से मिलने के लिए आया है। क्रिस इन्हें कहता है काफी दिन बाद मिले हैं डेप्यूटी डायरेक्टर और अब भी मिस सेलर। डेप्यूटी डायरेक्टर क्रिस से
कहता है मुझे आपसे बहुत ही ज्यादा जरूरी बातचीत करनी है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या आप सभी को यहाँ से जाने को कह सकते हो। क्रिस अपने सेक्रेटरी से कहता है जब तक ये दोनों नहीं जाते मेरे रूम के पास किसी को भी आने मत देना। सेक्रेटरी कहती है मैं समझ गई सर। आगे ये तीनों बैठ जाते हैं। क्रिस कहता है तो आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अगर आप यहाँ यसरैंग गेट के बारे में बात करने वाले हैं जो ईस्ट कोस्ट में कहीं स्पॉन हुआ है तो उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला। मिस सेलनर कहती है नहीं नहीं हम उसके लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, उससे भी ज्यादा सीरियस बात है। ये सुन के क्रिस कहता है क्या यसरैंग गेट से भी सीरियस? मिस सेलनर आगे कहती है क्रिस इसके चांसेस है कि आप जल्दी फ्यूचर में मारे जा सकते हो। ये सुन के क्रिस रेज में आ जाता है। जैंट का किंग और बिगिनिंग का मोनार्क था उसे मार दिया है। फिर आगे हमें नेशनल लेवल हंटर को दिखाया गया था जिसे मिस सेलनर ने कहा था कि वो जल्दी फ्यूचर में मारा जा सकता है। ये बात सुन के क्रिस काफी ज्यादा रेज में आ जाता है और वो मिस सेलनर से कहता है मिस सेलनर आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि कोई मुझे मारने की कैपेबल है, आप सच में अभी सीरियस हैं? मिस सेलनर क्रिस से कहती है मुझे हाल ही में आपके बारे में एक सपना आया था जहाँ आप ऐसे लोगों से घेरे हुए थे। लेकिन मिस सेलनर आगे कुछ बोले तभी क्रिस कहता है मिस सेलनर क्या आप सच में अपने सपने के बारे में बताने के लिए यहाँ तक आई है? मुझे आपके प्रोफेशन के बारे में पूरी तरीके से पता है। कुछ लोग सोचते हैं कि आपके अवेकन के बाद आपके पास एक यूनिक एबिलिटी है क्योंकि आप पहले एक साइकिक थी। मैं एक नेशनल लेवल का हंटर हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता। आगे मिस सेलनर फिर से अपने सपने के बारे में बताने की कोशिश तो करती है पर क्रिस कहता है नहीं फिर से उस सपने के बारे में बात मत कीजिए। चलो ठीक है एक बार के लिए मैं आपके ऊपर यकीन भी कर लेता हूँ तो मैं हेल्प के लिए किसे पूछूंगा? क्या आप ये कहना चाहती है कि कोई ऐसा भी है जो मुझे नेशनल लेवल हंटर को प्रोटेक्ट कर सकता है? मैं जानता हूँ ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आगे मिस सेलनर कहती है हमें लगता है ऐसा कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। संग जिनू उसकी क्षमता का हंटर आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। संग जिनू का नाम सुन के क्रिस थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। आगे हम जिनू को देखते हैं जो कि गेट के बाहर आ चुका था। वो अपने मन में कहता है किंग मारा जा चुका है, मैंने सही फैसला किया। भले ही वो स्पेशल चेन से बंधा हुआ था लेकिन मुझे उसके पावर के बारे में पता था। अगर मैं उसे फ्री कर देता और बाहर की दुनिया में कदम रखने देता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या होता। अच्छा हुआ कि उसे फ्री करने से पहले मैंने उसके गर्दन के एसेंस स्टोन को देख लिया था। मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आगे नरेटर बताता है कि जैंट को हरा दिया गया है। इसकी न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई है। सोशल मीडिया में नेशनल लेवल हंटर के लिए बातें शुरू हो गई थी लेकिन इस बार जेजू आइलैंड की रेड की तरह सिर्फ कोरियंस ही इसके बारे में बात नहीं करने लगे थे। एक जैंट जो चाइना के समुद्र के पास आ गया था उसे लियू जिगांग ने खत्म कर दिया। जापान के हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मात्सुमोटो ने खुद को अरेस्ट करवा लिया। उसने जो भी कांड किए थे उसकी जवाबदारी उसने ली है या नहीं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। यूएसए के मेरीलैंड में जो यसरैंग का गेट ओपन हुआ था उसे यूएसए के गवर्नमेंट ने जिन हंटर को क्लियर करने का काम दिया था उन हंटर ने सक्सेसफुली रेड को कंप्लीट कर लिया। रेड सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद यूएसए के गवर्नमेंट ने एक काफी बड़ी पार्टी दी थी जिसमें उस रेड में शामिल सारे हंटर यहाँ पे आ चुके थे। आगे हम हंटर सी और हंटर ए को देखते हैं। इन लोगों ने बेट लगाई थी कि जिनो जापान के यसरैंग गेट को क्लियर नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पे आंद्रे आ जाता है और वो इनसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पे हो, तुम लोगों को बेट के बारे में अभी भी याद है ना? तुमने याज को गिरवी रखा था, तुमने घर को, और तुम टकले तुमने क्या गिरवी रखा था? ये सुन के हंटर सी कहता है नहीं मैंने कुछ भी बेट नहीं लगाया था। तभी आंद्रे हंटर सी के एकदम से काफी ज्यादा पास आ जाता है जिससे हंटर सी की हालत खराब हो जाती है। वो काफी ज्यादा डर जाता है। आंद्रे उससे कहता है तुम्हारी टाई ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। हंटर सी फिर से कहता है मैंने सच में कुछ भी बेट नहीं लगाया। आंद्रे हंटर सी की टाई को लेता है और खुद ही पहन लेता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है मुझ पे ये टाई कैसी लग रही है? सेक्रेटरी कहती है ये काफी महंगी तो दिख रही है पर हवाइन शर्ट पे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तभी आंद्रे उस टाई को निकाल के फेंक देता है और वो कहता है मुझे भी ऐसा ही लगा था। आगे सेक्रेटरी कहती है ये सब छोड़िए, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है। इस साल के इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में जो गिल्ड आने वाले हैं उनकी लिस्ट आ गई है और उसमें साउथ कोरिया से इस बार आजिन गिल्ड शामिल है। आंद्रे पूछता है आजिन गिल्ड ये कौन है? सेक्रेटरी बताती है हाँ वो गिल्ड संग जिनो का है, उसने हाल ही में इस गिल्ड को बनाया है। ये सुन के आंद्रे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है क्या बात है, इसका मतलब वो यूएसए में आने वाला है। आगे हम जिनो को देखते हैं। उसने जितने भी जैंट बीस्ट थे उन सभी के शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लिया था। वहाँ का एक सोल्जर कहता है ये तो अविश्वसनीय था। आगे जिनो कहता है ये बहुत बुरा हुआ,
हुआ कि इनमें से एक समुद्र को क्रॉस कर लिया, लेकिन फिर भी इस बैटल से मैं अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर पाया। जिनों के शैडो एक्सट्रैक्शन को देख के वाकई दूसरे सोल्जर भी काफी ज्यादा हैरान से हो जाते हैं और वो कहते हैं आखिर उन्होंने ये किया कैसे, क्या ये संग जुनू की एबिलिटी है। इनको ऐसा हैरान सा देख के यूजुनो स्माइल कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है जो कोई भी इनके पावर्स को पहली बार देखता है वो ऐसे ही हैरान हो जाता है। तब हानिकावा यूजुनो के पास उसे फोन देने के लिए आती है। यूजुनो के लिए एक कॉल आया था। यूजुनो हानिकावा से कहता है ओ अगर आप संग जुनू को देख रहे हैं तो वो वहाँ पे है, लेकिन हानिकावा उससे कहती है नहीं ये कॉल आपके लिए है मिस्टर यू। यूजुनो फोन पे बात करता है और वो अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यूजुनो जिनो से कहता है सर मुझे माफ कीजिए लेकिन मुझे अभी कोरिया जाना होगा। जिनो उससे पूछता है क्या हुआ, कुछ सीरियस बात है। यूजुनो कहता है मुझे भी डिटेल्स के बारे में पता नहीं है, मुझे कहा गया कि जल्दी से फ्लाइट पकड़ के कोरिया में आ जाए क्योंकि फैमिली में कुछ तो इमरजेंसी आ गई है। हानिकावा यूजुनो से कहती है चलिए मैं आपको एयरपोर्ट तक ले जाती हूँ। यूजुनो जिनो से कहता है ठीक है सर अभी मैं चलता हूँ। जिनो कहता है ठीक है। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद यूजुनो अपने मन में कहता है मैंने माँ की आवाज इतनी कपकपाते हुए कभी नहीं सुनी, मुझे डर लग रहा है आखिर क्या हुआ होगा। नहीं मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, शायद इतना सीरियस कुछ ना हुआ हो। आगे हम देखते कि यूजुनो कोरिया में आ जाता है। वहाँ जिन्हो के पापा का सेक्रेटरी जिन्हो को लेने के लिए आया होता है। वो उससे कहता है जिन्हो चलो हमारी कार वहाँ पे पार्क है, प्लीज मेरे साथ आइए। आपको ऐसे समय पे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मैं रास्ते में आपको सब कुछ बता दूंगा। जिन्हो कहता है ये आप क्या कह रहे हैं। आगे हम हॉस्पिटल को देखते हैं। सेक्रेटरी जिन्हो को सब कुछ बताने लगता है। फिर हम जिन्हो के पापा को देखते हैं जो कि एडमिट हुए थे। सेक्रेटरी जिन्हो को बताता है चेयरमैन म्यूंगॉन इटरनल स्लीप में पड़ गए हैं। ये सुन के जिन्हो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने पापा को देख के तुरंत उनके पास जाने लगता है, पर सेक्रेटरी उसे कहता है तुम्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए। जो भी हंटर अपनी माना को कंट्रोल नहीं कर पाता वो उनकी कंडीशन को और भी बुरा बना देते हैं। यूजुनो कहता है मैं समझ गया, मुझे लगता है कि मैं हमेशा से एक बेकार बेटा रहूंगा। तभी सेक्रेटरी जिन्हो को एक फाइल देता है। यूजुनो उससे कहता है ये क्या है। सेक्रेटरी बताता है कुछ ऐसा जिसपे चेयरमैन अपनी कॉन्शियसनेस खोने से पहले काम कर रहे थे। मैंने इसे अपने पास रखा ताकि अगर वो जाग जाए और इसके बारे में पूछ ले, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा अभी इसको आपकी जरूरत है। यूजुनो फाइल को खोलता है जिसके अंदर उसके पापा ने यूजुनो के बारे में जितने भी आर्टिकल छपे थे वो संभाल के रखे हैं। उन्हें देख के यूजुनो कहने लगता है उनको भी उनके पसंद के न्यूज आर्टिकल की एक स्क्रैच बुक रखने की आदत है। सेक्रेटरी कहता है उन्होंने तुम्हारी बड़ी बहन और भाई इनके सारे टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन और एग्जीबिशन को संभाल के रखा है। इसके साथ ही उन्होंने तुम्हारे हाल ही के अचीवमेंट को भी संभाल के रखा है। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन तुम्हें प्यार नहीं करते, उनको बस तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। यह सब देख के और सेक्रेटरी की बात ही सुन के यूजुनो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। आगे सेक्रेटरी यूजुनो से कहता है चलो अभी हमें घर जाना चाहिए। यूजुनो कहता है ठीक है, लेकिन तभी यूजुनो को वहाँ पे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है पर वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं दिखता। सेक्रेटरी कहता है क्या कुछ बात है क्या। यूजुनो कहता है नहीं कोई बात नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वो अपनी इनविजिबल पावर का यूज कर रहा होता है। उसने यूजुनो की और सेक्रेटरी की सारी बातें सुन ली थी। वो कहता है क्या जिन्हो ऐसा रोके तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। आगे हम देखते हैं कि जिन्हो के पापा को होली वाटर ऑफ लाइफ दे देता है। तभी वहाँ पे जिन्ही आ जाती है। वो भी काफी ज्यादा दुखी थी। वो अपने पापा से मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में उसके सामने से जिन्हो निकल रहा होता है। जिन्हो को देख के वो अपने मन में कहती है ये इंसान इसे कहीं देखा हुआ लग रहा है। फिर हमें मिस्टर यू को दिखाते हैं जो कि जाग गए थे। जिन्हें वहाँ पे आ जाती है और वो खुशी के मारे रोने लगती है। वो अपने पापा के पास जाती है। मिस्टर यू को पता नहीं था कि वो इटरनल्स नंबर से जागे हैं। ये बात जिन्हें उन्हें बता देती है। वो कहते हैं क्या तुम ये कह रही हो मैं इटरनल्स नंबर से जागा हूँ। वहाँ पे काफी सारे डॉक्टर्स भी आए होते हैं। वो कहते हैं एक पेशेंट इटरनल्स नंबर से जाग गया, ये बिल्कुल भी अनसुना है। जब मीडिया को इसके बारे में पता चलेगा तो वो काफी बातें करेंगे। आगे हम जिन्हो को देखते हैं। वो हॉस्पिटल से बाहर आ चुका था और वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है ये थोड़ा जल्दी है पर हैप्पी बर्थडे जिन्हो। आगे जिन्हो फिर से जापान जाके चीजों को लिपटने के बारे में सोचता है, लेकिन शैडो एक्शन यूज करने के लिए अभी उसे 2 घंटा रुकना होगा। ये देख के जिन्हो कहता है 1 आवर और 53 मिनट्स। अब मैं अगले 2 घंटे के लिए क्या करूँ। अब मेरे पास फ्री टाइम है तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि मैं क्या करूँ। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसे मैं कॉल करूँ। तभी जिन्हो को चैन की याद आती है, लेकिन जिन्हो अपना सिग्मा लोंडा है। वो कहता है मुझे किसी डंजन को ढूंढना चाहिए
जिसे मैंने अभी तक लिया नहीं।